एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है, बढ़िया, स्वस्थ, खुश रहना चाहिए। हम बात कर रहे हैं संसद की। संसद के बारे में टॉपिक क्या है हमारा? संसद सदनों की बैठकें और सत्र। हमने आज जो बात करनी है वो है कि किस तरीके से कार्यक्रम निर्धारित होता है संसद में, कि कौन सा प्रस्ताव कब लाया जाएगा और किसके द्वारा प्रस्ताव लाया जाएगा। गैर सरकारी सदस्य लाएंगे या सरकारी सदस्य लाएंगे, ठीक है, या और साथ ही साथ जो आमंत्रण दिया जाता है वो किस तरीके से भेजा जाता है, कौन देता है बैठकों का आमंत्रण, और उसके साथ साथ और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इस टॉपिक में कुछ ज़्यादा समझने के लिए नहीं है, बस एक सूची है कि ये काम इस तरह होता है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। सिर्फ एक कार्यक्रम जो कार्यक्रम होता है संसद में, कार्यवाहियाँ चलती हैं, उनका कार्यक्रम किस तरीके से निर्धारित होता है, ये है इस लेक्चर में ओनली। ज़्यादा समझने के लिए कुछ नहीं है, बस याद करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। हाँ जी, पहले ये होता है, पहले पत्र लाया जाता है, उसके बाद ये, इसके बाद ये, इस तरीके से। तो सदनों की बैठकें, क्या है टॉपिक? सदनों की बैठकें। किसी अधिवेशन के लिए आमंत्रण के साथ सदस्यों को बैठकों का अस्थायी तिथि पत्र भेजा जाता है। क्या? आमंत्रण, जो आमंत्रण इनविटेशन होता है उसके साथ साथ क्या भेजा जाता है? बैठकों का अस्थायी तिथि पत्र। क्योंकि हो सकता है, देखिए, तारीख का कई बार चेंजेस भी हो जाते हैं, परंतु एक भेज दिया जाता है कि इस तारीख को ये चीज़ें होंगी। भाई समय का क्या पता, कभी कुछ बदलाव करना पड़ जाए, तो इसलिए अस्थायी तिथि पत्र बोलते हैं। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कथन कारण के साथ साथ कि आमंत्रण के पत्र के साथ साथ जो आमंत्रण भेजा जाता है सदस्यों को, उसके साथ और क्या भेजा जाता है। तो बैठकों का अस्थायी तिथि पत्र भेजा जाता है। और उसमें होता क्या है, पूछ सकते हैं कि ये जो अस्थायी तिथि पत्र है जो भेजा गया है, उसमें क्या होता है? उसमें दर्शाया जाता है कि बैठकें किस किस तारीख को होंगी और कौन कौन सा कार्य किया जाएगा। कि जो बैठकें होंगी, अब कोई पत्र भेजा है तो उसमें कुछ लिखा तो होगा, तो उस पत्र में क्या लिखा होता है कि किस किस तारीख को बैठकें होंगी तथा उन बैठकों में क्या क्या कार्य किया जाएगा, ये बात लिखी होती है इस अस्थायी तिथि पत्र में। क्लियर? साथ ही प्रश्नों का एक चार्ट भी भेजा जाता है। प्रश्नों का एक चार्ट, ये प्रश्न है, जैसे बुक्स में आप देखते हैं, या कोई भी चीज़ अगर आपको बनानी हो तो उसमें पहले आप चार्ट बना देते हैं कि ये चीज़ है इसके अंदर। बुक्स में भी आप देखते हैं शुरू में एक अनुक्रमणिका होती है, हिंदी में बोलते हैं, ये आपसे पूछा भी अगर हिंदी माध्यम से है तो प्लीज़ वर्ड याद रखिएगा ये। तो उसमें लिखा होता है कि पहला पार्ट ये है, दूसरा लेसन ये है, थर्ड लेसन ये है, फोर्थ लेसन ये है। तो ये क्या कहा गया है? साथ ही प्रश्नों का एक चार्ट भी, प्रश्न है यहाँ पर, क्या है? प्रश्नों का एक चार्ट, फर्स्ट पे ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे, फोर्थ पे। तो साथ ही प्रश्नों का एक चार्ट भी भेजा जाता है। क्या क्या भेजा जाता है? आमंत्रण, एक तो आमंत्रण दिया जाता है, आमंत्रण के साथ अस्थायी तिथि पत्र दिया जाता है, साथ ही साथ प्रश्नों का एक चार्ट भी भेजा जाता है, जिसमें जानकारी दी जाती है कि प्रश्नों के उत्तर के लिए विभिन्न मंत्रालयों के लिए कौन कौन सी तारीख तय की गई है। तो जो प्रश्न का चार्ट भेजा जाता है उसमें क्या दिया होता है कि जिसमें क्या जानकारी होती है? इसमें प्रश्नों के उत्तर के लिए अलग अलग मंत्रालय होते हैं। आप देखते हैं रेलवे मंत्रालय अलग है, वित्त मंत्रालय अलग है, कपड़ा मंत्रालय अलग है। तो ये सारे अलग अलग मंत्रालय है ना। तो यही बात कही गई कि प्रश्नों के उत्तर के लिए विभिन्न मंत्रालयों के लिए कौन कौन सी तारीख तय की गई है, इसके बारे में जानकारी इस चार्ट में दी जाती है। तथा अधिवेशन के प्रारंभ होने संबंधी विभिन्न मामलों पर अन्य जानकारी के साथ यह सूचना बुलेटिन में भी प्रकाशित की जाती है। क्या बात और कही गई है? जो सूचनाएं सारी, ये अधिवेशन के प्रारंभ होने संबंधी मामलों पर, कि कब कौन सा अधिवेशन शुरू होगा, कब अधिवेशन शुरू होंगे। आप देखते हैं न्यूज़पेपर में या टीवी में भी इस बात को बता दिया जाता है कि बजट सत्र कब शुरू होगा, मानसून सत्र कब शुरू होगा, या ग्रीष्मकालीन सत्र कब शुरू होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या प्रस्ताव लाए जाएंगे। तो यही बात कही जा रही है कि तथा अधिवेशनों के प्रारंभ होने संबंधी मामलों पर अन्य जानकारी के साथ ये सूचना बुलेटिन में भी प्रकाशित
की जाती है। क्लियर? तो ये बात इसमें बताई गई। हमने ये सारी बातें जान ली कि क्या क्या आमंत्रण के साथ, जो आमंत्रण दिया जाता है सदस्यों को, उनके साथ साथ और क्या क्या भेजा जाता है। अब बात करते हैं कि बैठकें किस समय होती हैं, सदन की कार्यवाही किस समय की जाती है, उनका टाइमिंग क्या है। सदन की बैठकें यदि अध्यक्ष अन्यथा निर्देश नहीं देता तो, यानी कि अगर अध्यक्ष ने कोई और निर्देश पारित नहीं किया है कि भाई कोई फेरबदल तो नहीं है, तो क्या समय होता है कि सामान्य तौर पर 11 बजे मध्य पूर्व, यानी कि 11 बजे के बीच, 11 बजे मध्य पूर्व आरंभ से आरंभ होती है। कितने बजे से? 11 बजे से। तथा बैठकों का सामान्य समय 11 बजे मध्य पूर्व से 1 बजे मध्य पूर्व तक, कितने से? 11 से 1। क्लियर? 11 से 1 के बीच में है। और वहाँ पर ये 14 इस तरीके से 2 बजे को कैसे दे रखा है? ऐसे 14 रेलवे का टाइम होता है ना, इसमें से आपको 12 लेस कर दोगे 14 में से तो 2 आ जाएगा। तो कितना टाइम हो रहा है? 2। तो ये वाला टाइमिंग दे रखा होता है। अगर ये वाला टाइम दे रखा हो तो इस टाइमिंग को भी याद रखना आप। रेलवे का समय किस तरीके से होता है जानते ही होंगे आप सब। तो 11 बजे मध्य पूर्व से आरंभ होती है और बैठकों का सामान्य समय 11 बजे मध्य पूर्व से 1 बजे, यानी कि 11 से 1 के बीच का समय होता है बैठकों का। उसके बाद क्या होता है? 1 बजे से 2 बजे मध्य पूर्व में लंच टाइम होता है। 1 घंटे का लंच टाइम दिया जाता है। और 6 बजे तक, अब यहाँ देखिए 18 लिखा है, 18 में से 12 माइनस कर देंगे तो कितना निकलेगा? 6। तो 6 बजे, तो 6 बजे मध्य पूर्व का समय होता है। तो टाइमिंग क्या बताई गई है? 11 से 1, फिर 1 से 2 बजे तक का 1 घंटे का लंच होता है, फिर 2 से 6 बजे तक के बैठकों का टाइम होता है सामान्य तौर पर। और आप देखते हैं कई बार क्या होता है भाई, फेरबदल भी कर दिया जाता है समय पे अध्यक्ष के द्वारा। तो जैसे अगर आपके घर में कोई काम है कि आप सुबह सुबह इतने बजे उठते हैं और जब कहीं जाना हो जल्दी, तब क्या होता है भाई, कल सुबह सब 4 बजे उठेंगे, सुबह जल्दी निकलना है, ऐसे ही बोलते हैं ना। वैसे नॉर्मली सब 6 बजे 7 बजे 8 बजे तक उठते हैं, परंतु कहीं जाना हो, जल्दी निकलना हो, दूर जाना हो रात को, या ट्रेन का टाइम हो या आपकी फ़्लाइट का टाइम हो, तो क्या कहते हैं, सुबह 4 बजे उठना है भाई, तब तक निकल लेना है। तो एक अलग से निर्देश जारी हो जाता है, परंतु डेली यूज़ का तो टाइम एक ही है ना। तो यही बात की गई है कि यदि अध्यक्ष अन्यथा निर्देश नहीं देता कि कोई टाइमिंग में फेरबदल नहीं होता, तो नॉर्मल समय जो काम किया जाता है वो 11 से 1 और 1 से 2 का होता है लंच, फिर 2 से 6 की बैठकें की जाती हैं। क्लियर है? 1 बजे मध्य पूर्व से 2 बजे मध्य पूर्व का समय मध्याह्न भोजन के लिए होता है। क्या? मध्याह्न भोजन के लिए, अर्थात लंच टाइम होता है। क्लियर? यही बात मैंने आपको बताई है कि 1 से 2 बजे के जो बीच का समय होता है वो लंच टाइम होता है। परंतु कई बार ऐसे अवसर भी आ जाते हैं जब सदन मध्याह्न भोजन के समय भी कार्य करता है तथा और देर तक भी बैठता है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि सिचुएशन कई बार ऐसी भी हो सकती है, ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसे आवश्यक प्रस्ताव, ऐसी आवश्यक कार्रवाई की होती है सदन में जिसमें ये जो 1 घंटे का लंच है उस समय भी कार्य किया जाता है। साथ ही साथ 6 बजे तक का जो टाइम है कि भाई 6 बजे तक काम किया जाता है, उससे देर तक भी बैठक चलती है। तो यही बात कही गई है कि परंतु कई बार ऐसे अवसर भी आ जाते हैं जब सदन मध्याह्न भोजन के समय भी कार्य करता है तथा देर तक भी बैठता है। क्लियर? कार्यसूची व कार्यक्रम, क्या बात की गई है? कार्यसूची व कार्यक्रम 2 शीर्षकों में बांटा जा सकता है इन कार्यक्रमों को। क्या? 2 शीर्षकों में, एक सरकारी कार्य और दूसरे गैर सरकारी कार्य। यानी कि जो सरकारी सदस्यों के द्वारा, जैसे कैबिनेट मंत्री वगैरह हो गए, जो उनके द्वारा पेश किए जाते हैं वो होते हैं सरकारी कार्य, और जो बाकी सदस्य बचे हैं संसद में वो गैर सरकारी कार्य, जो उनके द्वारा कोई प्रस्ताव पेश किया जाता है तो वो कौन से कार्य हो गए? गैर सरकारी कार्य। अब सरकारी कार्य को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। वह कार्य जिनकी शुरुआत सरकार के द्वारा की जाती है, अब सरकारी कार्य हैं तो सरकार के द्वारा ही शुरुआत की जाएगी। और वह कार्य, पहला विभाजन क्या है कि वह कार्य होते हैं जिनकी शुरुआत सरकार के द्वारा की जाती है, दूसरे वह कार्य जिनकी शुरुआत गैर सरकारी सदस्यों द्वारा की जाती है। कुछ सरकारी कार्य भी ऐसे होते हैं जिनकी जो शुरुआत है, जिनकी स्टार्टिंग गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा की जाती है, परंतु सरकारी कार्य के समय में ही इन कार्य को निपटाया जाता है।
क्लियर है। ये जो गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा कुछ सरकारी कार्य प्रस्तुत किए जाते हैं, इन पर जो काम किया जाता है, इन मामलों को जो देखा जाता है, वो सरकारी कार्य के लिए जो निर्धारित समय है उसी में किया जाता है। ये बात है, क्लियर रखिएगा। दोबारा देखिए, 2 शीर्षकों में बांटा है, पहला सरकारी कार्य और दूसरा गैर सरकारी कार्य। ठीक है, सरकारी कार्य और गैर सरकारी कार्य। जो सरकार के द्वारा पेश किए गए कार्य हैं सरकारी कार्य, और जो बाकी अन्य बचे सदस्य हैं जो सरकार में नहीं हैं, और भी तो सांसद है बहुत सारे, तो वो सारे जो कार्य करेंगे, जो प्रस्ताव रखेंगे, वो गैर सरकारी में होंगे। अब सरकारी कार्य को 2 में विभाजित किया गया है। वह कार्य जिनकी शुरुआत सरकार के द्वारा की जाती है, दूसरा जिनकी शुरुआत गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा की जाती है। कुछ ऐसे सरकारी कार्य भी होते हैं जिनकी शुरुआत गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा की जाती है, परंतु इन मामलों को देखा उसी समय जाता है, इन पर जो कार्य किया जाता है वो उसी समय किया जाता है जब सरकारी कार्यों का समय होता है, उसी समय में, क्योंकि है तो सरकार से ही संबंधित। अब बात देखते हैं कि क्या क्या प्रस्ताव है, कौन कौन से प्रस्ताव रखे जाते हैं सब में। दैनिक कार्य क्या है संसद के? दैनिक कार्य अध्यक्ष के द्वारा किए गए निर्देशों, यानी कि वहाँ पे जो पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष होते हैं ना, लोकसभा में, राज्यसभा के भी अपने सभापति हैं, तो दैनिक कार्य अध्यक्ष के द्वारा दिए गए निर्देशों के निर्देश 2 में, यानी कि एक निर्देश की लिस्ट होती है, निर्देश 1, निर्देश 2, निर्देश 3, निर्देश 4, निर्देश 5। तो क्या कहा गया है कि दैनिक कार्य अध्यक्ष के द्वारा दिए गए निर्देशों की जो लिस्ट है, निर्देशों की लिस्ट के निर्देश 2 में, क्या निर्देश 2 में, निर्देश 2 में निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार जो प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं, जो कि ये प्रथम चीज़ ये होगा, फिर द्वितीय ये, तो प्राथमिकताओं के अनुसार इस क्रम में किया जाता है। क्या क्रम है वो? शपथ या प्रतिज्ञान। भाई सबसे पहले शपथ होगा, बिल्कुल, शपथ या प्रतिज्ञान अर्थात प्रॉमिस। निधन संबंधी उल्लेख, अगर किसी का निधन हो गया है, आप देखते हैं कि अगर आपने सदन की कार्यवाही देखी है तो कई बार सदन की कार्यवाही स्थगित भी कर दी जाती है किसी के निधन के कारण, और 2 मिनट का मौन धारण भी होता है वहाँ पर। तो ये निधन संबंधी की जो हम कार्य कर रहे थे सांसद या सरकार में, अगर किसी का निधन हुआ है तो उसकी जानकारी भी दी जाती है, और कई बार इस कारण से स्थगित भी कर दिया जाता है सदन। तो पहले क्या होता है कि जब सदन की शुरुआत होती है, शपथ या प्रतिज्ञान, निधन संबंधी उल्लेख, फिर प्रश्न यानी कि क्वेश्चन, फिर स्थगन प्रस्ताव पेश करने की अनुमति, स्थगन प्रस्ताव पेश करने की अनुमति, विशेषाधिकार भंग के प्रश्न, अगर किसी का कोई विशेषाधिकार भंग किया गया तो उससे संबंधित प्रश्न। भाई कुछ ना, सबको विशेषाधिकार प्राप्त है अपने अपने। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र, जो सभा पटल है यानी कि अध्यक्ष का सभा पटल, ठीक है, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र, राष्ट्रपति से प्राप्त संदेशों की सूचना, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। अगर आप शब्दों को ही आराम से पढ़ेंगे ना तो पता चल जाएगा कि क्या होगा इसमें। ध्यान आकर्षण यानी कि किसी चीज़ पर ध्यान आकर्षण करवाना। अब कोई सीधे जा रहे हैं, 2 इंसान जा रहे हैं, या कोई आप ही जा रहे हैं अपनी मम्मा के साथ, पापा के साथ, आपको कोई चीज़ दिखानी है उनको कि देखिए मम्मा ये कितनी अच्छी ड्रेस लग रही है, मैं ऐसी लूँगी, तो ध्यान आकर्षण करवाया है ना आपने, तो यही है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। वक्तव्य और व्यक्तिक स्पष्टीकरण, कुछ बातें, कुछ वक्तव्य दिए जाते हैं सांसद के द्वारा, सांसद कुछ बातें रखते हैं, उन पर स्पष्टीकरण, उन पर क्लियरिफिकेशन दिया जाता है, तो वक्तव्य और व्यक्तिक स्पष्टीकरण। समितियों के लिए निर्वाचन संबंधी प्रस्ताव की कौन कौन सी समितियां बनेंगी और उनमें कौन कौन से सदस्यों चुने जाएंगे, यानी कि ये जो समिति बनी है उसमें कौन कौन कार्य करेगा। तो समितियों के निर्वाचन संबंधी प्रस्ताव, पेश किए जाने वाले विधेयक, नियम 377 के अधीन मामले इत्यादि। क्या नियम 377 के अधीन मामले इत्यादि, ये कुछ सीक्वेंस है कि इस सीक्वेंस में इस तरीके से दैनिक कार्य किए जाते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, जो जितने भी प्रस्ताव इसमें बताए गए हैं या नियम 377 के बारे में जो भी बात की गई है हम उसको डिटेल्ड देखेंगे, परंतु अभी सिर्फ हम बात क्या कर रहे हैं कि क्या कार्यक्रम है संसद में कार्य करने का, किस तरीके से कौन कौन से प्रस्ताव कब कब पेश किए जाते हैं, इनके बारे में डिटेल्ड चर्चा भी करेंगे कि स्थगन प्रस्ताव क्या है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या है, समितियों का गठन कैसे होता है, ये
नियम 377 क्या है? सिर्फ 377 ही नहीं, संसद के और भी बहुत सारे नियम हैं। संसद के अंदर का अपना कानून होता है। संसद में ऐसा नहीं है कि आप देखते हैं, अगर ना सबसे पहले अगर आपको संसद की कार्यवाही, आप टॉपिक पढ़ रहे हैं संसद के बारे में, तो आप लोकसभा और राज्यसभा की एक बार कार्यवाही जाके देखिए। वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इसको पढ़िए, उसके बाद वहाँ जाकर जब आप कार्यवाही देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी और अच्छा भी लगेगा, क्योंकि आपको नॉलेज है उसके बारे में। आप देखते हैं संसद में कई बार इतने बड़े स्तर पर हंगामा हो जाता है, तो क्या वहाँ पर न्यायालय में जाके कह सकते हैं वो लोग कि देखिए ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है? या आप लोग जो टीवी पर देख रहे हैं वो कह सकते हैं कि देखिए ये लोग सभ्यता से काम नहीं कर रहे? तो बिल्कुल कुछ नहीं कहा जा सकता। संसद में जो कार्य होता है, संसद के अंदर जो कार्य किया जाता है, उसके ऊपर न्यायालय में जाके कुछ नहीं कहा जा सकता कि देखिए ये सदस्य इस तरीके से हंगामा कर रहा है। नहीं, वहाँ जो दंड दिया जाएगा वो अध्यक्ष के द्वारा, जो संसद के नियम हैं, संसद के जो रूल्स बनाए हुए हैं, उन्हीं के द्वारा दिया जाएगा। आप सुनते भी होंगे, अभी कुछ समय पहले भी कुछ सदस्यों को दंड दिया गया था। तो वो जो दंड दिया जाता है, अगर कोई अपनी सीमा लांघता है, सदन का उल्लंघन करता है, तो सदन के द्वारा ही, सदन के नियमों के द्वारा, जो नियम सदन में बनाए गए हैं उसके द्वारा ही और उन्हीं को देखकर दंड दिया जाता है। तो ये कुछ नियम है, नियम 377। और भी बहुत सारे नियमों के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि इनसे सवाल पूछे जाते हैं। नियम 377 क्या है, और भी जो नियम है उनसे सवाल समय समय पर पूछे गए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि गैर सरकारी सदस्यों के कार्य अर्थात विधेयकों और संकल्पों प्रत्येक शुक्रवार को या किसी ऐसे दिन जो अध्यक्ष निर्धारित करे 2.5 घंटे तक चर्चा हो सकती है। जो भी गैर सरकारी सदस्य के कार्य हैं, जो भी गैर सरकारी सदस्यों ने कार्य के बारे में बात करनी है, गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के बारे में जितनी भी बातें होंगी, या तो वो होंगी शुक्रवार को, कब? फ्राइडे, या फिर और अगर और भी इम्पोर्टेंट ऐसा लगता है कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा मामले हैं, तो जो अध्यक्ष है वो कोई और तिथि भी निर्धारित कर सकता है। परंतु अगर पूछा जाए तो कब होते हैं? प्रत्येक शुक्रवार को या किसी ऐसे दिन अध्यक्ष निर्धारित करे। आपसे पूछ सकते हैं कि गैर सरकारी कार्य कब होते हैं, तो प्रत्येक शुक्रवार को किए जाते हैं। या अगर अध्यक्ष को ऐसा लगता है कि चीज़ें इंपॉर्टेंट है और समय मिलना चाहिए इनको, तो और भी कोई तारीख अध्यक्ष के द्वारा तय कर दी जाती है कि हाँ, आज शुक्रवार के अलावा भी इस दिन देखे जा सकते हैं। कितने टाइमिंग के लिए? 2.5 घंटे तक। 2.5 घंटे तक चर्चा हो सकती है। यानी कि अगर जो तिथि निर्धारित की जाती है अध्यक्ष के द्वारा कि भाई बीच में से कोई शुक्रवार के अलावा कोई समय दिया गया है, तो उसमें 2.5 घंटे तक का समय और दिया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे कार्य भी हैं जिनकी शुरुआत गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा की जाती है। अभी मैंने आपको बताया ना, 2 भाग सरकारी कार्य में 2 विभागों में बटे हैं, 2 भागों में, एक सरकारी कार्य और दूसरे वह कार्य जिनकी शुरुआत गैर सरकारी कार्यों के द्वारा की जाती है। गैर सरकारी सदस्य करते हैं जिन कार्यों की शुरुआत, परंतु वो होते सरकार से ही संबंधित हैं। तो यही बात यहाँ पर की जा रही है कि इनके अलावा ऐसे कार्य भी हैं जिनकी शुरुआत गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा की जाती है, परंतु उनको सरकारी कार्य निपटाने के लिए तय किए गए समय में ही पूरा किया जाता है। यानी कि जो उन पर कार्य किया जाता है, उनको पर कार्य उसी समय किया जाता है जो समय सरकारी कार्यों के लिए निर्धारित किया हुआ है। क्लियर? किसी मंत्री के द्वारा या अन्य सदस्य के द्वारा दिए गए वक्तव्यों में गलतियां बताने, कोई सदस्य कुछ बात रख रहा है, कुछ वक्तव्य दे रहा है, किसी बातों पर स्पष्टीकरण दे रहा है, तो उसमें कुछ हो सकता है मिस्टेक भी हो। तो यही बात कही गई है, किसी मंत्री के द्वारा या अन्य सदस्य के द्वारा दिए गए वक्तव्यों में गलतियां बताने वाले वक्तव्यों और सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरणों के अतिरिक्त इसमें अन्य कार्य भी हैं। क्या क्या कार्य हैं इसमें? गैर सरकारी सदस्य के जो ये कार्य हैं, ये जो हमने पूरा देखा, इसमें और सारे क्या कार्य हैं? प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव, अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों पर ध्यान दिलाना, जो काफ़ी समय से लंबित पड़े हैं, अटके पड़े मामले हैं, तो अविलंबनीय, लंबे समय से ध्यान ही नहीं दिया गया, तो अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों पर ध्यान दिलाना व इन पर अल्पावधि चर्चा, इन पर कुछ समय के लिए चर्चा करना, विशेषाधिकार के प्रश्न, मंत्रिपरिषद में अविश्वास व नियम 377 के तहत सारे मामले।
ये कुछ और मामले हैं जो उठाए जाते हैं गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा। क्लियर है? हाँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं फिर कह रही हूँ, ये जो हमने जितने भी प्रस्ताव की बात यहाँ करी है, इनको हम डिटेल्ड भी देखेंगे, परंतु अभी सिर्फ हम कार्यक्रम और सूची के बारे में बात कर रहे हैं कि कब कौन सा कार्य किया जाता है, कौन सा प्रस्ताव कौन पेश करता है, सरकारी सदस्य क्या पेश करते हैं, गैर सरकारी सदस्य क्या पेश करते हैं। अब इनके बारे में डिटेल्ड पढ़ना शुरू करेंगे। सदन में होने वाले विभिन्न कार्यों के लिए समय की सिफारिश सामान्य तौर पर कार्य मंत्रणा समिति, कौन सी मंत्रणा समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्य मंत्रणा समिति के द्वारा की जाती है। इसकी सामान्य तौर पर सप्ताह में एक बैठक होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सदन में जो कार्य होते हैं उनके लिए समय की सिफारिश कौन करता है कि ये कार्य इस समय होना चाहिए या इस कार्य को इतना समय दिया जाना चाहिए। बहुत महत्व का विषय है, इस पर थोड़ी डिटेल चर्चा होनी चाहिए, तो इसका थोड़ा ज़्यादा समय दिया जाना चाहिए। ये सिफारिश कौन करती है? सिफारिश करती है कार्य मंत्रणा समिति, और इस समिति की बैठक सामान्य तौर पर हफ्ते में एक बार होती है। क्लियर रखिएगा, यही बात कही गई है कि सदन में होने वाले विभिन्न कार्यों के लिए समय की सिफारिश सामान्य तौर पर कार्य मंत्रणा समिति के द्वारा की जाती है, और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक सप्ताह में, अगर मतलब एक हफ्ते में एक बार होती है। तो ये हमने देख ली कि सदन में बैठ के कब कब होती है, टाइमिंग क्या है, कितने टाइमिंग क्या है सदन में कार्रवाई चलने की। साथ ही साथ हमने कार्य सूची व कार्यक्रम भी देख लिए। क्लियर? आगे नेक्स्ट बात करेंगे, सब डिटेल देखेंगे, क्या नियम जो 377 है, स्थगन प्रस्ताव क्या है, अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाता है, इनके बारे में डिटेल्ड चर्चा करेंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।